चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया का है, नीट 2017 का। नीट का अगला पैटर्न हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो ये नीट 2017 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़िएगा, नीट 2017 का कह रहा है कि ए 20 लीटर कंटेनर एट 400 केल्विन कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस at pressure 0.5 atmosphere, they and excess of strontium oxide, neglect the volume of solid strontium oxide, the volume of container now decreased by moving the movable pistol, fit it in the container, the maximum volume of container when pressure of carbon dioxide attain its maximum value will be। और ये जब उसका प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा तो उसमें कितना वॉल्यूम डिक्रीज किया होगा। और इस रिएक्शन के लिए केपी की वैल्यू दिया है 1.6। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा, मेन हमें क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या है, तो क्वेश्चन में कहा गया एक बर्तन है और एक बर्तन है। तो बताइएगा, चलो देखो क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहा बस वो माइंड में फ्रेम कर लें। तो ये एक बर्तन है और इस बर्तन में स्ट्रांसियम कार्बोनेट को जब आप तोड़ते हो तो क्या बनता है, इस रिवर्सिबल रिएक्शन स्ट्रांसियम ऑक्साइड बन जाता है सॉलिड फॉर्म में। और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कहा कि एक कंटेनर है यानी एक बर्तन है और उसमें क्या करते हैं, स्ट्रांसियम कार्बोनेट को तोड़ते हैं। किस में टूटता है, ये स्ट्रांसियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है और स्ट्रांसियम ऑक्साइड भी सॉलिड फॉर्म में है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में। अच्छा, ये तो सॉलिड फॉर्म में है तो इसका तो प्रेशर होगा नहीं, ये भी सॉलिड फॉर्म में है तो इसका प्रेशर होगा नहीं। और आपसे कहा गया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो है, मान लेते हैं P1 है, वो है 0.4 एटीएम। कितना है, 0.4 एटीएम। और कहा इस बर्तन का जो टेम्परेचर है वो, इस बर्तन का टेम्परेचर है, इस बर्तन का टेम्परेचर जो है वो 400 केल्विन। इस बर्तन का टेम्परेचर कितना है, 400 केल्विन। अब मान लेते हैं और ये इस बर्तन का वॉल्यूम कितना है, इस बर्तन का वॉल्यूम है, ये इस बर्तन का वॉल्यूम भी दिया है आपको, इस बर्तन का वॉल्यूम दिया है कितना, 20 लीटर, 20 लीटर। तो पहले हमसे कहा कि एक कंटेनर है उसके अंदर का ये स्ट्रांसियम कार्बोनेट को तोड़ते हैं, स्ट्रांसियम ऑक्साइड सॉलिड के फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में। सॉलिड का प्रेशर होता नहीं है, गैस का प्रेशर होगा तो इसका प्रेशर क्या है, इतना है। इस बर्तन का टेम्परेचर इतना है और वॉल्यूम इतना है। और हम अब हमसे क्वेश्चन में कहा कि नाउ डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, नाउ डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। उसने क्वेश्चन में कहा नाउ डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बाय कंप्रेसिंग ए मूवेबल क्रिस्टल। अब हम इसका वॉल्यूम क्या कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम क्या कर दिया, इसका वॉल्यूम हमने डिक्रीज कर दिया। मान लेते हैं डिक्रीज हो गया V2 है, इसका वॉल्यूम कितना डिक्रीज कर दें, इसका वॉल्यूम डिक्रीज करना है तो मूवेबल पिस्टल लगा के डिक्रीज करना है। तो ये बताइए, ये मूवेबल पिस्टल, चलो ये आप ऐसे भी बना सकते हो, मूवेबल पिस्टल दिखा सकते हो। तो अभी इतना वॉल्यूम है और मूवेबल पिस्टल लगा के आपने इसका वॉल्यूम कम कर दिया। तो ये मूवेबल पिस्टल ही था, तो ये मूवेबल पिस्टल था, आपने इसका वॉल्यूम घटा दिया मूवेबल पिस्टल से लगा के। तो ये आपने इसका वॉल्यूम घटा दिया, मूवेबल पिस्टल लगा के घटा दिया। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आ जाएगा। अच्छा बताओ, तो हमसे कहा कि मूवेबल पिस्टल लगा के इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया और जब इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया और बर्तन का टेम्परेचर उतना ही है, बर्तन का टेम्परेचर कितना है, उतना ही है यानी 400 केल्विन है। और यहाँ पे ये जो इसके अंदर जब इसका वॉल्यूम डिक्रीज किए, ये स्ट्रांसियम कार्बोनेट जो कि किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, स्ट्रांसियम ऑक्साइड यानी सॉलिड फॉर्म में। और क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में हो जाएगा। और इसके लिए हमें यहाँ पे केपी दे रखा है, क्या देखा है, केपी। इसके लिए केपी की वैल्यू दे रखा है, इस रिएक्शन केपी की वैल्यू इस कंडीशन पे, ये केपी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.6 एटीएम दे रखा है। अच्छा, तो हमसे कहा कि जैसे ही आप इसका वॉल्यूम घटाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। कहा कि इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर दीजिए तो इसका प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ के मैक्सिमम कंडीशन तक पहुंच जाएगा। अच्छा, शुरुआत इस सॉलिड का प्रेशर होता नहीं, इसका प्रेशर होता नहीं, शुरुआत में इसका प्रेशर कितना होगा, 0,
इसका प्रेशर जीरो, इसका प्रेशर जीरो। अच्छा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये इसका तो प्रेशर होता नहीं। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मान लेते हैं इसका प्रेशर बनता है पी डैश, यानी यहाँ पे क्या जाएगा पी डैश, और यहाँ पे बताओ ये पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे बताइए केपी कैसे लिखा जाए, तो केपी बराबर क्या होता है इसका सॉलिड का पार्शियल प्रेशर होगा नहीं, इसका होगा नहीं, सिर्फ गैस का होगा, तो क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और यही क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम प्रेशर। और यही मैक्सिमम प्रेशर मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं P2। तो यहाँ से P2 बराबर किसके बराबर आ गया Kp के बराबर, और Kp कितना दिया है 1.6 ATM दिया है, यानी हमें पता। अच्छा इसका टेम्परेचर सेम है, तो आइडियल गैस इक्वेशन लगा दीजिए, PV बराबर nRT, क्या होगा PV बराबर nRT। टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, मोल कांस्टेंट है, यानी पीवी बराबर क्या आ गया कांस्टेंट, और पीवी बराबर कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब P1V1 बराबर क्या हो जाएगा P2V2। अच्छा P2V2, और आपके बताओ ये P1 कितना दिया है 0.4, V1 कितना दिया है 20 लीटर। अच्छा P2 कितना हो गया Kp के बराबर 1.6 ATM, और V2 हमसे पूछा है कितना हो जाएगा, तो ये बताओ कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और ये 4 पंजे 20, यानी V2 बराबर कितना आ जाएगा 5 लीटर। अच्छा क्वेश्चन था, तो सिंपल ये कितना आ जाएगा 5, तो देखना इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 लीटर। इसका कितना आंसर हो जाएगा 5 लीटर, नीट 2017 में। तो क्वेश्चन समझे, तो क्वेश्चन में कहा गया था, मेन क्वेश्चन माइंड में अगर फ्रेम हो गया तो आंसर तो आ ही जाता है। कहा कि एक बर्तन है, उसमें स्ट्रांसियम कार्बोनेट को तोड़ते हैं, स्ट्रांसियम ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और ये सॉलिड का प्रेशर होता नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है 0.4 ATM है, और इस बर्तन का टेम्परेचर 400 केल्विन है, और इस बर्तन का वॉल्यूम 220 लीटर है। अब ये मूवेबल पिस्टन से इसका वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं, तो इसमें जो गैस है उसका प्रेशर बढ़ के मैक्सिमम हो जाता है, और बर्तन का टेम्परेचर वही रहता है। तो हमको बताओ ये कितना वॉल्यूम डिक्रीज करें कि इसका प्रेशर मैक्सिमम हो गया। और ये प्रेशर बताने के लिए इसने केपी दे दिया, क्योंकि आप जानते हैं केपी बराबर क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वही मैक्सिमम होगा, वही P2 होगा, तो P2 इतना आ गया। और चूंकि आप जानते हैं यहाँ पे ये टेम्परेचर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, मोल कांस्टेंट, तो पीवी बराबर क्या हो जाएगा कांस्टेंट, यानी P1V1 बराबर P2V2, और P1 दिया V1 दिया, और P2 आपने निकाला, और V2 आपको पता चल गया 5 लीटर। ये क्लियर है, सिंपल समझ में आया। तो यहीं पे इसको सॉल्व करना होता है, अपने से समझना होता है। तो देखो क्या समझना होता है, जैसे यहाँ से समझना होता है 20 लीटर यानी कंटेनर है, 400 केल्विन टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इतना है, तो यानी आपको क्या दिया P1 दिया कितना दिया 0.4 दिया, V1 दिया कितना दिया 20 लीटर दिया, और ये क्या कहते हैं टेम्परेचर दिया कितना दिया ये 400 केल्विन टेम्परेचर दे दिया। अब फिर हमसे कहा कि द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नाउ डिक्रीज बाय मूविंग पिस्टन कंटेनर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर व्हेन प्रेशर CO2 अटेंड मैक्सिमम वैल्यू। और ये बताओ ये जब मैक्सिमम वैल्यू CO2 ये प्रेशर अटेंड कर लेगा तो उसका ये कितना वॉल्यूम डिक्रीज किए होंगे मैक्सिमम। तो यहाँ पे बताइए ये सॉलिड यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे यहाँ पे बताइए इसका Kp बराबर क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये यही क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1.6 ATM हो जाएगा। और ये बताइए वॉल्यूम V2 हमें पता करना है, और टेम्परेचर तो क्या रहेगा वही रहेगा 400 केल्विन ही रहेगा। तो यहाँ से PV बराबर क्या हो जाएगा PV बराबर nRT, और ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो यहाँ से कह सकते हैं P1V1 बराबर P2V2। ठीक है, अब P1 कितना दिया आपको 0.4, और V1 कितना दिया है 20 लीटर, और P2 कितना आया 1.6, और V2 आपसे पूछा गया है, तो ये 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी V2 बराबर कितना आ जाएगा 5 लीटर। ये नीट 2017 क्लियर है। अगला क्वेश्चन है नीट 2008 का, कह रहा है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन है, ये फेरस हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में, ध्यान रखना सॉलिड का अलग महत्व होता है, एक्वस का अलग महत्व होता है। ये बताओ एक्वस, और ये क्या है ये एक्वस है। अच्छा इज द कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन डिक्रीज बाई 1/4, इसका कंसंट्रेशन 1/4 से डिक्रीज कर देते हैं। देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ आयन, इसका कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बताइए। इसका हमने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या कर दिया 1/4 कर दिया, और इसका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमसे पूछा है, तो बताइए कितने से इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा ये बताओ
तो ये बताओ, अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट चेंज हो सकता है वो फॉरवर्ड चला जाए, हो सकता है बैकवर्ड चला जाए, मगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होता। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगा तो इसके लिए बताइए केसी बराबर क्या लिखेंगे। तो केसी बराबर ये एक्वस है, तो ये बताओ गैस हो या एक्वस है, उसके केसी लिख सकते हैं। सॉलिड का ये कंसंट्रेशन नहीं होता, तो सॉलिड का कंसंट्रेशन हम लोग नहीं लिखते हैं। ये एक्वस है, गैस होता है या एक्वस होता है तो उसका कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा Fe3+, और यहाँ से बताइए इनटू क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ OH, ये एक्वस है तो इसका लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का पावर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि ये सॉलिड है तो इसका कंसंट्रेशन नहीं लिखा जाएगा, तो इसका कंसंट्रेशन नहीं लिखा जाएगा। अच्छा, हमसे कहा कि इसका, ये बताइए इसका अगर आपने क्या कर दिया, इसका आपने कंसंट्रेशन 1/4 कर दिया, तो बताइए क्या हो जाएगा। अगर आपने इसका कंसंट्रेशन 1/4 किया, 1/4, ठीक है, तो इसका कंसंट्रेशन अगर आपने 1/4 कर दिया तो बताइए क्या हो जाएगा। तो ये इसको अगर कांस्टेंट रखना है तो इसको 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पावर 3 है तो 1/64, 1/64 हो जाएगा। तो ये कितने टाइम में हो जाएगा, 64 टाइम, चलो निकाल लेते हैं। अगर इसका कंसंट्रेशन आपने क्या कर लिया, ये 1/4 कर दिया, ये पावर 3, तो इसका क्या हो जाएगा Fe3+ हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन बदल जाएगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बदलेगा नहीं। और इसको आप डिवाइड कर दो, और डिवाइड कर दोगे तो बताओ केसी से केसी कट जाएगा, और केसी से केसी कट जाएगा, ओएस के पावर ओएस ये कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1, और ऊपर क्या बचेगा Fe3+ अपान क्या, नीचे क्या बचेगा ये 1/1 हो जाएगा Fe3+ न्यू कंसंट्रेशन, और इनटू क्या हो जाएगा 1 अपान ये क्या हो जाएगा 64। अच्छा, 1/64 क्या हो जाएगा, अच्छा ये 1 अपान ये क्या हो जाएगा 1/1/64, ये ऊपर चला जाएगा और Fe3- यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा Fe+3- यानी न्यू ये कंसंट्रेशन बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 64 टाइम ऑफ क्या हो जाएगा Fe3+। आपको ये सब पेन नहीं चलाना था, वो तो आपको सिखा रहे हैं तो ये बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपने बताओ इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इसका कंसंट्रेशन ये 1/4 गुना कर दिया, तो यानी ये बताओ इसका कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगा तो इसका कंसंट्रेशन अगर इसको घटा रहे हैं तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। ये कितने से घट रहा है 1/64, तो ये कितने से बढ़ेगा 64 से बढ़ जाएगा। या तो ऐसे समझ लीजिए या तो इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए कि आपने ये आपका ये केसी बराबर ऐसे लिखेंगे क्योंकि एक्वस है, इसका एक्वस का गैस का कंसंट्रेशन होता है, सॉलिड का कंसंट्रेशन नहीं होता, तो सिंपल ये रखेंगे, आपका आंसर तो कौन सा हो जाएगा 64 टाइम। नीट 2008 क्लियर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी फॉर द रिएक्शन, तो बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है केपी, तो बताओ सॉलिड का तो प्रेशर होता नहीं तो इसका रखेंगे नहीं, सॉलिड का प्रेशर होता नहीं इसका रखेंगे नहीं, तो केपी बराबर क्या हो जाएगा, तो केपी बराबर आपका आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाई ऑक्साइड, कोई दमी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा केपी बराबर क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे बताइए केपी बराबर पार्शियल प्रेशर आप यहाँ पे सॉलिड का भी ले लिया है, तो कौन सा वाला सही हो जाएगा ए वाला। ये बताइए क्या मैग्नीशियम कार्बोनेट के ये इसके सॉलिड का इसके प्रेशर डिपेंड करेगा, नहीं, ये सबके प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ इसके प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, कौन सा ऑप्शन ये, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड का प्रेशर नहीं होता, गैस होता एक्वस होता तो उसका हो जाता। तो ये बताओ ये इसका भी प्रेशर नहीं होगा, गैस का प्रेशर होगा, यानी केपी बराबर ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाई ऑक्साइड। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रिएक्शन कोएफिशिएंट से। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन कोएफिशिएंट का क्वेश्चन है, तो देखिएगा क्या है। तो पहले थोड़ा सा आपको ट्रिक बता दें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोएफिशिएंट में अंतर, फिर उसके बीच रिलेशन। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रिएक्शन कोएफिशिएंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन कोएफिशिएंट, देखिए क्या रिलेशन क्या अंतर है और इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन, और एक ट्रिक से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कोई रिएक्शन है, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, ए और बी आपस में रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे सी में और डी में, और यहाँ सी में और क्या हो जाएगा डी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो अगर बताओ यहाँ पे ये फॉरवर्ड जाएंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड होता है, ये क्या होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड। अच्छा, यहाँ 3 कंडीशन हो सकता है। पहला ये हो सकता है पहले शुरुआत में रेट ऑफ फॉरवर्ड ज़्यादा हो रेट ऑफ बैकवर्ड से, तो यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड ज़्यादा हो सकता है रेट ऑफ बैकवर्ड से। और दूसरा कंडीशन रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर हो सकता है रेट ऑफ बैकवर्ड के। और तीसरा हो सकता है रेट ऑफ फॉरवर्ड कम हो और रेट ऑफ बैकवर्ड ज़्यादा हो। और इक्विलिब्रियम कब मिलता है, इक्विलिब्रियम स्टेज कब मिलता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड के। तो ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेज। क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेज होता है। और इक्विलिब्रियम स्टेज पे ही आपको केसी या केपी की वैल्यू मिलता है। और इक्विलिब्रियम स्टेज पे यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या जाएगा, जैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड लिखेंगे तो देखिए क्या होगा। जैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर आप लिख सकते हैं के एफ कंसंट्रेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा, ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा के बी। और ये क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सी, अब क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ डी। और यहाँ से क्या हो जाएगा के एफ अपान के बी, ये के बी बराबर क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू अपॉन क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी। और फॉरवर्ड रेट वेलोसिटी कांस्टेंट या फॉरवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट बराबर क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे जो निकाला जाता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये कब का कंसंट्रेशन, एट इक्विलिब्रियम स्टेज। कब का, इक्विलिब्रियम स्टेज का। यानी इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाने के बाद जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा वो आपको इक्विलिब्रियम स्टेज बताएगा। क्लियर है। अच्छा, तो ये बताइए, ये तो इक्विलिब्रियम स्टेज पे मिला, अगर मैं यहाँ पे होता, शुरुआत में होता या आखिरी में होता या इक्विलिब्रियम स्टेज पे होता, तो किसी भी कंडीशन पे एट एनी कंडीशन आप निकालेंगे रिएक्शन कोएफिशिएंट एट एनी स्टेज। तो एनी स्टेज पे आप क्या निकालते हैं, एक रिएक्शन कोएफिशिएंट। किसी भी स्टेज पे आप निकालते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट, किसी भी स्टेज पे आप निकालते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट निकाला जाता है। और इक्विलिब्रियम स्टेज पे क्या निकाला जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखिएगा रिएक्शन कोएफिशिएंट का क्या फार्मूला हो जाएगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट का फार्मूला बिल्कुल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह होगा। यानी रिएक्शन कोएफिशिएंट बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मगर अंतर इस बात का है, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिखे हैं एट एनी स्टेज, क्या होगा, कब का रखे हैं, किसी भी स्टेज का कंसंट्रेशन, शुरुआत का, एंड का या इक्विलिब्रियम स्टेज का। जबकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते समय आप कब का कंसंट्रेशन रखेंगे, आप रखेंगे इक्विलिब्रियम स्टेज का कंसंट्रेशन रखेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेज का कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जबकि रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालते समय आप किसी भी स्टेज का, शुरुआत का, बीच का, बाद का कंसंट्रेशन रख सकते हैं। ठीक है। तो अगला एक चीज और एक इंपॉर्टेंट ट्रिक, जैसे कहने का मतलब है इंपॉर्टेंट ट्रिक फर्स्ट, जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि अगर एक की वैल्यू एक से बहुत ज्यादा है, एक से ज्यादा है, अगर दे दिया आपको एक की वैल्यू एक से ज्यादा है और दूसरा दे दिया एक के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू एक के बराबर है, और तीसरा आपको कंडीशन दे दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू एक से कम है, तो ये बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू एक से ज्यादा होने का मतलब, जैसे कहने का मतलब ये कर सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर, ये पावर का 2, तो ये पावर का 2 है तो एक से ज्यादा है। तो या कह लीजिए ये इसका तो एक ही हो जाएगा k बराबर 1। अगर k की वैल्यू एक से कम है तो इसका मतलब समझ लीजिए 2 इंटू 10 की पावर, अगर माइनस का कुछ लगा होगा, माइनस का समथिंग लगा होगा, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, एक से कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे देखिए याद रखिएगा, तो अगर बताओ एक के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू एक से ज्यादा है, यानी एक से ज्यादा है, यानी ये 10 की पावर में प्लस में होगा, तो यानी इसमें मोस्टली प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, इस बर्तन में मोस्टली प्रोडक्ट होगा, यानी इस बर्तन में मोस्टली प्रोडक्ट होगा। यानी कहने का मतलब ये होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू एक से ज्यादा होगा, यानी 10 की पावर प्लस में लगा होगा। और दूसरा, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक की वैल्यू होगा तो इसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट से। और ये बताइएगा अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू x से कम होगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू x से कम होगा, यानी इस केस में मोस्टली बर्तन में क्या होगा, मोस्टली रिएक्टेंट होगा। बर्तन में क्या होगा, मोस्टली रिएक्टेंट होगा, यानी 10 की पावर माइनस में लगा होगा तो ये k की वैल्यू x से कम हो जाएगा और बर्तन में मोस्टली रिएक्टेंट होगा। या कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम होगा और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगा। क्लियर है, समझ में आया? तो दूसरा ये इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। अगला अगला ये ट्रिक बहुत काम का है, ये ट्रिक बहुत काम का है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि लैडर डायग्राम हम सीखेंगे, लैडर डायग्राम, लैडर डायग्राम, सीढ़ी, लैडर डायग्राम। तो लैडर डायग्राम से आपका बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखो एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। लैडर डायग्राम का मतलब, जैसे कहने की मतलब आप 3 सीढ़ी बनाइए। तो 3 सीढ़ी बना लेते हैं। चलो ये 3 सीढ़ी बनाया, ये पहला सीढ़ी, ये क्या हो जाएगा, दूसरा सीढ़ी, ये क्या हो जाएगा, तीसरा सीढ़ी। तो ये बताओ, ये आप तीसरा सीढ़ी बना दिए, आपने 3 सीढ़ी बनाया, 3 लैडर बनाया। अच्छा ये मान लेते हैं पहला सीढ़ी है और ये क्या है, दूसरा सीढ़ी है और ये क्या है, तीसरा सीढ़ी है। अच्छा ये बताइएगा, ये मान लेते हैं पहले सीढ़ी में ये जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू कम है और इक्विलिब्रियम, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू कम है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है। और इस कंडीशन पे रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के बराबर है। और तीसरे वाले सीढ़ी पे रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से ज्यादा है। तो 3 कंडीशन, रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से कम, रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के बराबर, रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से ज्यादा। अच्छा हम हमेशा कहाँ पे आना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज पे, यानी रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू हम किसके बराबर करना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर करना चाहते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, हम हमेशा कहाँ आना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज पे, यानी हम हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेज यानी रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर करना चाहते हैं। जैसे कहने का मतलब, अगर पहले सीढ़ी पे खड़े होने का मतलब क्या होता है, पहले सीढ़ी पे खड़े होने का मतलब होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से कम होता है। यानी हम हमेशा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर करना चाहते हैं। तो बताओ इसके बराबर करना है तो हमें आगे जाना पड़ेगा कि कैसे जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, यानी फॉरवर्ड दिशा में जाना पड़ेगा। और फॉरवर्ड दिशा में जाने का मतलब क्या होगा, हमें किधर जाना पड़ेगा, अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है तो ये उससे रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से कम है तो हमें रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए बराबर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें किस दिशा में जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड दिशा में जाना पड़ेगा। फॉरवर्ड दिशा में जाने का मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट, फॉरवर्ड दिशा में जाने का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट जाना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट। अच्छा तीसरा सीढ़ी पे अगर मान लेते हैं हम तीसरे सीढ़ी पे खड़े होते, तीसरे सीढ़ी पे खड़े होते तो बताइए क्या होता, तीसरे सीढ़ी पे क्या है, तीसरे सीढ़ी पे रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम है। और हम हमेशा कहाँ पे जाना पसंद करते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज पे। तो यहाँ पे रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू को घटाना पड़ेगा और रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू घटाने के लिए हमें किस दिशा में आना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आना पड़ेगा, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में आना पड़ेगा। अगर हम तीसरे सीढ़ी पे खड़े होंगे तो हम किस दिशा में जाएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में। किस दिशा में जाएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में, या कह लीजिए राइट टू लेफ्ट जाएंगे, क्या, या कह लीजिए राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। अगर हम तीसरे सीढ़ी पे खड़े होंगे तो हम बैकवर्ड दिशा में जाएंगे, राइट टू लेफ्ट। तीसरे सीढ़ी पे खड़े होने का मतलब क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा। अगर हम पहले सीढ़ी पे खड़े होंगे तो हम फॉरवर्ड दिशा में जाएंगे, यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे। अगर आप फॉरवर्ड दिशा में जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम कौन से सीढ़ी पे खड़े हैं, पहले सीढ़ी पे। पहले सीढ़ी पे खड़े होने का मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम होगा। यानी हमें कि अगर देख लेना कि अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू
क्यू की वैल्यू, रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम है, इसका मतलब हम पहले से खड़े हैं। अब पहले से खड़े हैं तो हमें किस दिशा में जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड दिशा में जाना पड़ेगा, यानी लेफ्ट टू राइट जाना पड़ेगा। अगर हम कह दें रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा है, इसका मतलब हम तीसरे सीढ़ी पर खड़े हैं। और तीसरे सीढ़ी पर खड़े हैं तो हमें किस दिशा में आना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी राइट टू लेफ्ट आना पड़ेगा। और दूसरा अगर हम कह दें कि हम दूसरे सीढ़ी पर खड़े हैं, दूसरे सीढ़ी पर खड़े होने का मतलब क्या है कि वहां पे रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है, तो हम किसी भी दिशा में नहीं जाएंगे क्योंकि हम इक्विलिब्रियम स्टेज पे हैं। तो याद रखना, हमें देखना पड़ेगा हम पहले सीढ़ी पर खड़े हैं कि दूसरे सीढ़ी पर खड़े हैं कि तीसरे। अच्छा, पहले सीढ़ी पे कब खड़े हैं, अगर हमने कह दिया रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम है, तो इसका मतलब हम पहले सीढ़ी पे खड़े हैं। अब पहले सीढ़ी पे खड़े हैं तो हमें किस दिशा में जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड, यानी लेफ्ट टू राइट। अगर हम कह दें कि हाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा है, तो हम किस दिशा में खड़े हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं, तीसरे सीढ़ी पे। और तीसरे सीढ़ी पे खड़े हैं तो हमें किस दिशा में जाना पड़ेगा, बैकवर्ड, यानी राइट टू लेफ्ट। अगर हम कह देते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर देखा गया, तो हम इसका मतलब दूसरे सीढ़ी पे खड़े हैं, और दूसरे सीढ़ी पे खड़े हैं तो हम ये न फॉरवर्ड न बैकवर्ड, यानी हम इक्विलिब्रियम स्टेज पे हैं। देखो कितने हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं इसी ट्रिक पे, इसी फार्मूले पे। देखिए नीट का क्वेश्चन, चलिए देखिएगा। नीट 2024 का क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन कोएफिशिएंट के बीच से क्वेश्चन। तो कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन आपका 2A कन्वर्ट हो जाता है बी और सी में, और इसके लिए केसी की वैल्यू इतना दिया है। द गिवन टाइम, एट ए गिवन टाइम कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर कंसंट्रेशन ए बी सी का दिया है। तो बताओ किसी भी कंडीशन पे ये कंसंट्रेशन दिया है और आपसे पूछा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम पे है, रिएक्शन टेंडेंसी टू गो फॉरवर्ड, रिएक्शन टेंडेंसी टू गो बैकवर्ड, रिएक्शन गॉन कंप्लीशन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो बताइए इसके लिए कौन सी बात सही है। तो पहले तो ये बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दिया है और किसी भी कंडीशन पे कंसंट्रेशन दिया है, और किसी भी कंडीशन पे कंसंट्रेशन दिया है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालेंगे। और रिएक्शन कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, ये किसी भी ये कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी अपन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। और ये कंसंट्रेशन कब का होगा, किसी भी स्टेज का, क्योंकि आप रिएक्शन कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं तो किसी भी स्टेज का कंसंट्रेशन दिया है। तो बी का कितना दिया है, 2 × 10⁻³ और सी का भी कितना दिया है, 2 × 10⁻³ और ये बताइएगा अगर ये ए का कितना दिया है, 2 × 10⁻³ का स्क्वायर। तो ये बताओ 2 बार लिख देंगे इसको, तो 2 बार लिख देंगे, तो ये बताइए क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 बार लिख दिया तो ये आपस में कट जाएगा, यानी रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 आ जाएगा, जबकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितना दिया है, 4 × 10⁻³ और यहाँ पे -3 है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला वैल्यू ज़्यादा है, रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। तो बताइए हम कौन से सीढ़ी पे खड़े हैं, यानी हम खड़े हैं तीसरे सीढ़ी पे। कौन से सीढ़ी पे खड़े हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज़्यादा है, यानी हम तीसरे सीढ़ी पे खड़े हैं। और तीसरे सीढ़ी पे खड़े हैं तो इसका मतलब हम किस दिशा में जाएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, यानी राइट टू लेफ्ट जाएंगे। तो रिएक्शन क्या इक्विलिब्रियम पे है क्या, नहीं। क्या रिएक्शन टेंडेंसी टू गो फॉरवर्ड, नहीं। रिएक्शन टेंडेंसी टू गो बैकवर्ड डायरेक्शन, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। रिएक्शन गॉन फॉर कंप्लीशन फॉरवर्ड, नहीं। तो यानी कैसे पता चला, यानी केसी की वैल्यू दिया था, किसी भी स्टेज पे कंसंट्रेशन दिया था, तो सबसे पहले क्या निकाला, ये रिएक्शन कोएफिशिएंट निकाला। रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 है और केसी की वैल्यू 4 × 10⁻³ है, और यहाँ पे रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा है, तो हम डायग्राम डायग्राम से देख लेंगे। तो बताओ ये रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है, इसका मतलब हम कौन से सीढ़ी पे खड़े हैं, तीसरे सीढ़ी पे। तो हम किस सीढ़ी पे जाना पसंद करेंगे, दूसरे पे, इक्विलिब्रियम वाले स्टेज पे, यानी दूसरे सीढ़ी पे जाएंगे, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी राइट टू लेफ्ट। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, नीट 2024। क्लियर है। अगला अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए पार्टिकुलर रिएक्शन 1.6 × 10⁻12 प्लस का 12, देन इक्विलिब्रियम सिस्टम विल कंटेन मोस्टली प्रोडक्ट, सिमिलर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ऑल रिएक्टेंट मोस्टली रिएक्टेंट। तो बताइए क्या होगा इसका, बताओ। यहाँ देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देखा और ये 10 की पावर प्लस में है, तो यानी यहाँ पे 1 से बहुत ज्यादा है, और 1 से बहुत ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, मोस्टली प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, मोस्टली प्रोडक्ट। अच्छा, सिमिलर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट होता है तो ये कब होता है, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितना होता है, 1।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 होता है। और मोस्टली रिएक्टेंट कब होता है, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होता है, 1 से कम, और 1 से कम का मतलब क्या हो जाता है, यही 1.6 हो जाता है। ये बताइए, ये बताओ, ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 हो जाता है, तो मोस्टली रिएक्टेंट हो जाता है। क्योंकि प्लस का है तो एक से बहुत ज्यादा है, एक से बहुत ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, मोस्टली प्रोडक्ट। नीट 2015। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नीट 2013 का। नीट 2013 का देखिएगा, नीट 2013 द रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू, इसके इस ये रिएक्शन है, इसके लिए रिएक्शन कोएफिशिएंट ये लिखा है, द रिएक्शन विल प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट है, इसका मतलब कौन से सीढ़ी पे खड़े हैं, तीसरे सीढ़ी पे। राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या होगा, कौन से सीढ़ी पे खड़े हैं, तीसरे सीढ़ी पे खड़े हैं। यानी कहने का मतलब ये बताओ, ये पहला सीढ़ी होता है, ये दूसरा सीढ़ी होता है, ये तीसरा सीढ़ी होता है। अगर पहले सीढ़ी पे खड़े होते तो हम कहाँ से कहाँ जाते हैं, ये लेफ्ट टू राइट, कहाँ से कहाँ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, फॉरवर्ड में जाते। अगर ये तीसरे सीट भी खड़े होके होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं। कहाँ जाते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं, यानी किस दिशा में जाते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। और यानी अगर हम दूसरे सीढ़ी पे खड़े होते हैं तो हम इक्विलिब्रियम स्टेट पे तो किधर भी नहीं जाते हैं। तो पहले सीढ़ी पे खड़े होंगे तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट यानी फॉरवर्ड। अब पहले सीढ़ी का मतलब होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू कम होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। अच्छा, तीसरे सीढ़ी पे खड़े होने का मतलब क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। दूसरे सीढ़ी पे खड़े होने का मतलब क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है। तो बताइए हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। तो राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट यानी हम तीसरे सीढ़ी पे खड़े हैं। और तीसरे सीढ़ी पे खड़े होने का मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू एक क्या हो जाएगा, केसी से ज्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन, सी वाला, रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू ये इसके बराबर। अच्छा, ये अगर इसमें होता रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू केसी के बराबर तो हम इसका मतलब दूसरे सीढ़ी पे हैं और दूसरे सीढ़ी खड़े पे हैं तो किधर भी नहीं जाएंगे, यानी हम कहाँ पे हैं, एट इक्विलिब्रियम स्टेज पे। अच्छा बताओ, अगर यहाँ पे रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू केसी से कम है, इसका मतलब हम पहले सीढ़ी पे खड़े हैं। अब पहले सीढ़ी पे खड़े हैं तो इसका मतलब किस दिशा में जाएंगे, फॉरवर्ड दिशा में। अब फॉरवर्ड दिशा में जाने का मतलब क्या हुआ, ये लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, नीट 2003। आपका क्वेश्चन है नीट 2003 का। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला नीट का पैटर्न है आपका रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट और डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी का। इसको क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हिंट आपको दे दें तो देखिएगा, तो यानी यहाँ पे देखिएगा, पहला तो ये इसके पहले क्या कहा, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आपका अगला है रिलेशन बिटवीन, इसका थोड़ा सा ट्रिक समझ लेते हैं, फिर ये देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट एंड गिव्स फ्री एनर्जी, इनके बीच रिलेशन फिट करते हैं। तो ये अगला नीट का पैटर्न ये होने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो देखिएगा, तो यहाँ पे एक नर्नेस्ट इक्वेशन होता है, नर्नेस्ट साहब से उन्होंने अपना इक्वेशन दिया था, नर्नेस्ट इक्वेशन। तो नर्नेस्ट इक्वेशन में क्या बात उन्होंने बताया था कि यहाँ पे एक इक्वेशन, तो डेल्टा जी बराबर, डेल्टा जी बराबर हो जाता है डेल्टा जी डिग्री प्लस प्लस, और यहाँ से हो जाता है 2.303, और क्या हो जाएगा आर टी, ये लॉग बेस 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू। एक इंपॉर्टेंट फार्मूला ये, तो इंपॉर्टेंट फार्मूला ये हो जाएगा, तो डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा जी डिग्री प्लस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 एक रिएक्शन कोएफिशिएंट। और यहाँ से अगर मैं कह दूं यानी एट इक्विलिब्रियम स्टेज, जैसे ही शब्द इस्तेमाल करेंगे एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे दो चीज होगा। तो पहली बात तो ये होगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, डेल्टा जी डिग्री नहीं, ये क्या होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, और ये होता है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। इक्विलिब्रियम स्टेज पे क्या जीरो हो जाएगा, डेल्टा जी डिग्री जीरो हो जाएगा, सॉरी डेल्टा जी जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे रिएक्शन कोएफिशिएंट जो हो जाएगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। और ये बताइए इक्विलिब्रियम रिएक्शन कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का तरीका मैंने बताया था। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए क्या होता है, के इक्विलिब्रियम बराबर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट हो जाएगा। और रिएक्शन कोएफिशिएंट भी इसी तरीके से निकाला जाता है, ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और यहाँ पे ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में किस किस कंडीशन पे कंसंट्रेशन रखते हैं, इक्विलिब्रियम वाला ये क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो कंसंट्रेशन होगा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते समय वो वाला कंसंट्रेशन रखेंगे। और रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालते समय किसी भी स्टेज का कंसंट्रेशन रख देंगे, शुरुआत का, बाद का और इनिशियल का, किसी भी कंडीशन का रख देंगे। तो देखना, तो देखिएगा, तो यहाँ पे बताइएगा, जैसे ही मैंने शब्द इस्तेमाल किया इक्विलिब्रियम स्टेट, जैसे भी शब्द इस्तेमाल किया इक्विलिब्रियम स्टेट, तो यहाँ से देखिए क्या होगा, तो डेल्टा, ये बताओ इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्शन कोएफिशिएंट किसके बराबर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। और ये बताओ इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या हो जाएगा, डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे तो डेल्टा जी बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ डेल्टा जी डिग्री प्लस 2.303 और क्या हो जाएगा आपका आर टी, और यहाँ क्या हो जाएगा log बेस 10, और यहाँ पे रिएक्शन कोएफिशिएंट की जगह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हो जाएगा। तो यहाँ से अगला इंपॉर्टेंट फार्मूला आ जाएगा, डेल्टा जी डिग्री बराबर माइनस का 2.303, और यहाँ से क्या हो जाएगा आर टी log बेस 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा के इक्विलिब्रियम। तो ये आपका ये फार्मूला ध्यान रहे। नॉन नेस्टिक क्वेश्चन क्या होता है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी डिग्री प्लस 2.303 आर टी log बेस 10, और क्या हो जाएगा रिएक्शन कोएफिशिएंट रखना है। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगा तो के रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। और डेल्टा जी 0 होगा कि डेल्टा जी डिग्री 0 होगा, डेल्टा जी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से रखेंगे तो डेल्टा जी डिग्री बराबर माइनस का 2.303 आर टी log बेस 10 के। अच्छा, डेल्टा जी डिग्री कब 0 हो जाएगा, जब वही इक्विलिब्रियम डेल्टा, अगर ये बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर 1 हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाता है और log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो डेल्टा जी डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 0 इस कंडीशन पे डेल्टा जी। तो ये बताओ अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाती है तो डेल्टा जी भी 0 हो जाएगा और डेल्टा जी डिग्री भी 0 हो जाएगा, अगर के की वैल्यू 1 हो जाता है, अगर के की वैल्यू क्या हो जाता है 1। अगली बात, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट फार्मूला ये निकल के आया, दो इंपॉर्टेंट, एक तो ये वाला याद रखना, एक तो ये वाला याद रखना है, डेल्टा जी डिग्री बराबर। अच्छा, एक चीज और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी कनेक्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कनेक्ट करेंगे तो ये देखना क्या होगा, डेल्टा जी डिग्री बराबर हो जाता है माइनस का एन एफ ई नॉट सेल, क्या हो जाता है ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, एन एफ ई नॉट सेल, क्लियर है। तो एन एफ ई नॉट सेल हो जाएगा। तो देखिएगा क्या होगा एन एफ ई नॉट सेल। तो केस फर्स्ट में अगर हम जानते हैं, अगर हम क्या कर देते हैं कि डेल्टा जी, अगर के की वैल्यू 1 से ज़्यादा ले लें, के की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा रखते हैं तो log के की वैल्यू 1 से log 1 से ज़्यादा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल्टा जी डिग्री क्या हो जाएगा निगेटिव, यानी डेल्टा जी डिग्री लेस देन 0 आ जाएगा। अगर ये बताइए यही के की वैल्यू 1 के बराबर हो जाए, के की वैल्यू 1 के बराबर हो जाए, तो के की वैल्यू अगर 1 के बराबर हो जाएगा तो के की जगह 1 रख देंगे, log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से डेल्टा जी डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 0। अगर यही बताइएगा डेल्टा जी डिग्री ये बताओ के जो है के की वैल्यू 1 से कम ले लें, 1 से कम मतलब कि log की वैल्यू 1 से कम होगा तो निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी डेल्टा जी डिग्री क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अच्छा, फिर देखिएगा अगला ये यहाँ पे कि अगर अगर हम कह देते हैं ई नॉट सेल की वैल्यू 0 से ज्यादा ले लें, ई नॉट सेल की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल 0 से ज्यादा ले लेते हैं, 0 से ज्यादा लेने का मतलब ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव होने का मतलब डेल्टा जी क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा, यानी डेल्टा जी डिग्री बराबर लेस देन 0। अगर यही ई नॉट सेल की वैल्यू, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अगर ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से बताइए ये अगर इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो ये डेल्टा जी डिग्री भी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी डिग्री भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यही अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल निगेटिव में रखेंगे, यानी लेस देन 0, अगर लेस देन 0 लिया तो ये बताओ निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा जी डिग्री बराबर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी इससे रिलेट करेंगे। अब हम तीनों को रिलेट कर लेते हैं। अच्छा, आप जानते हैं अगर डेल्टा जी, ये डेल्टा जी डिग्री लेस देन 0 है तो यानी ये क्या होगा निगेटिव में है, तो ये कैसा हुआ स्पॉन्टेनियस, कैसा हुआ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अच्छा,
अगर डेल्टा जी डिग्री पॉजिटिव आता है, यानी पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो आता है, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी फॉरवर्ड दिशा में नहीं जाएगा। अगर डेल्टा जी डिग्री जीरो आता है, तो डेल्टा जी डिग्री जीरो आ जाता है, तो इस कंडीशन, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। ये कैसा कंडीशन होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितना हो जाता है, 1, और डेल्टा जी डिग्री कितना हो जाता है, 0। अगर यही डेल्टा जी डिग्री लेस देन जीरो होगा, यानी लेस देन जीरो का मतलब क्या होगा, निगेटिव होगा, और निगेटिव होगा तो ये रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। यही अगर डेल्टा जी डिग्री ग्रेटर देन जीरो है, यानी ये पॉजिटिव है, तो ये कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा जी डिग्री जीरो आता है, तो ये किस कंडीशन पे होगा, इक्विलिब्रियम स्टेज पे होगा। जैसे कहने का मतलब ये देखिएगा, अगर यहाँ बताओ, हाँ ये बताओ, अगर डेल्टा जी, ये बताओ डेल्टा जी डिग्री लेस देन जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, निगेटिव, और निगेटिव है तो ये कैसा रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस। ये कैसा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। अच्छा, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो भी ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। अगर यही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव हो गया, यानी ये इसका मतलब डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसा हुआ, नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी क्या पहचान है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी डिग्री पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन जीरो है, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, या दूसरी भाषा में ये हो जाएगा, अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल निगेटिव में आता है, यानी वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। या अगर कह दे कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, तो कैसे पता चलेगा, अगर डेल्टा जी डिग्री लेस देन जीरो होगा, यानी लेस देन जीरो का मतलब क्या होगा, निगेटिव होगा, तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसा हुआ, नॉन स्पॉन्टेनियस। यही अगर दूसरी बात में कह दें कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल अगर पॉजिटिव आता है, तो ये रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। और अगर दूसरी भाषा में कह दें, अगर स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी चेंज जीरो, डेल्टा जी डिग्री जीरो आ जाए, तो इसका मतलब ये रिएक्शन किस पे होगा, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा। या दूसरी बात में कर लें कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल अगर जीरो आ जाता है, तो ये बताओ ये रिएक्शन किस पे होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा। अगर तीनों का कंपेयर करें, यानी ये क्या कर लें, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी डिग्री, और ये क्या कर देते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल के बीच अगर कंपेयर किया जाए, तो ये कहने का मतलब ये है कि इसको मान लो, समझो ये जैसे ये है, ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन पे देखो, अगर डेल्टा जी डिग्री ये लेस देन जीरो होता है, अगर इसका मुंह इधर, तो इन दोनों का मुंह इधर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक के ग्रेटर देन वन, और ई क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल, यानी स्टैंडर्ड पोटेंशियल ये ग्रेटर देन जीरो। अगर इसका मुंह इधर की तरफ, तो इन दोनों का मुंह इधर की तरफ। अगर ये समझने के लिए कोई ऐसा वो नहीं है, आप वैसे निकाल सकते हैं। तो ये बताइए, अगर डेल्टा जी डिग्री जीरो हो जाए, डेल्टा जी डिग्री जीरो हो जाए, तो यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर। अगर तीसरा कंडीशन ये है कि अगर डेल्टा जी डिग्री ये ग्रेटर देन जीरो, अगर इसका मुंह इधर है, तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू ये क्या हो जाएगा, इसका मुंह इधर हो जाएगा, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, इसका मुंह भी इधर हो जाएगा। ये याद करने का तरीका है कि ये आपको एक इधर की तरफ है, तो ये दोनों का मुंह इधर की तरफ रहेगा। क्लियर है, तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये नॉर्मलिस्ट इक्वेशन पे एक फार्मूला ये याद रखना, डेल्टा जी डिग्री बराबर माइनस का 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम। यहाँ पे रिएक्शन क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर रिएक्शन क्वेश्चन रखना है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी डिग्री प्लस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शन क्वेश्चन। क्लियर है। और अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा, तो रिएक्शन क्वोशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम स्टेट पे डेल्टा जी जीरो होता है कि डेल्टा जी डिग्री, डेल्टा जी जीरो हो जाता है। क्लियर है। चलो देखो इसी पे नीट पे क्वेश्चन देखना। तो हमसे कहा गया नीट 2023 का क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, सिंपल फार्मूले का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज इन द ए बी सी डी। तो बताओ ए और बी सी डी का कंसंट्रेशन दिया है इक्विलिब्रियम स्टेज पे, तो बताइए, और 300 केल्विन टेम्परेचर पे डेल्टा जी डिग्री ऑफ द रिएक्शन। तो आपको पता है डेल्टा जी डिग्री बराबर क्या होता है, डेल्टा जी डिग्री बराबर होता है माइनस का 2.303 और क्या हो जाएगा आर टी, और यहाँ क्या हो जाएगा log बेस 10, और यहाँ से क्या हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग निकाल लेंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर हो जाता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यानी कहने का मतलब सी का कंसंट्रेशन कितना है आपका 10 है, सी का कंसंट्रेशन कितना है 10, और डी का नहीं सी का कितना है 10 है, और डी का कंसंट्रेशन कितना है आपका 6 है, और ए का कंसंट्रेशन 2 और बी का कंसंट्रेशन 3 है। तो ये 3 दूनी 6, ये 2 कट गया, और यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। यहाँ वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा जी डिग्री बराबर क्या हो जाएगा -2.303। अच्छा, यहाँ पे आर की वैल्यू अगर देखो, आर की वैल्यू 3 होता है, एक होता है 8.314, एक आर की वैल्यू होता है 8.314, और एक होता है एक आर की वैल्यू होता है 0.0821, और एक आर की वैल्यू होता है 2। क्या अंतर है इसमें, कब किसका इस्तेमाल करेंगे, तो ये डिपेंड करता है यूनिट पे कि आपको किस में चाहिए। अगर जूल में चाहिए होगा तो इसका आर की ये यूनिट हो जाएगा जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अगर जूल में वैल्यू चाहिए तो आर की वैल्यू 8.314 रखेंगे, तो आर की वैल्यू होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अगर आपको लीटर एटमॉस्फेयर में होगा तो ये बताओ, अगर 0.0 तो ये क्या हो जाएगा लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, यानी लीटर एटमॉस्फेयर में चाहिए तो ये वाला वैल्यू रखना पड़ेगा। अगर ये टू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो आर की वैल्यू कौन सा वाला रखेंगे, तो यहाँ ऑप्शन में जो आया है वो किस में है कैलोरी में है, तो ये आर की वैल्यू कौन सा वाला रखेंगे 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। यहाँ से वैल्यू रख दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर की वैल्यू 2 हो जाएगा, और टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन, और यहाँ पे log बेस 10 और के की वैल्यू कितना आया 10 आया, और log 10 की वैल्यू कितना होता है वो, और ये log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा माइनस में आएगा 1381.8 कैलोरी आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, नीट 2023 एक लाइन का सिंपल फार्मूला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल एक लाइन का फार्मूले का क्वेश्चन, आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दिया था, आपसे डेल्टा जी नहीं पूछा था, क्या पूछा था डेल्टा जी डिग्री। तो डेल्टा जी डिग्री बराबर क्या होता है माइनस का 2.303 आर टी log बेस 10 के इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से बताओ के इक्विलिब्रियम हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दिया है तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितना आ गया 10, और यहाँ पे ये रखेंगे वैल्यू आर की जगह कितना रखेंगे 2, क्योंकि आंसर में किस में है कैलोरी में है। अगर जूल में होता, जूल में दिया होता तो हमें रखना होता ये 8.314 रखना होता, तो यहाँ पे रखेंगे वैल्यू तो कितना जाएगा 13 माइनस का 1381.8 कैलोरी। कौन सा ऑप्शन ए ऑप्शन नीट 2001 सॉरी नीट 2023 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा नीट 2020 का। तो नीट 2020 का सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देखिएगा सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय फॉलोइंग रिएक्शन। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो किसमें टूटेगा ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc दिया है 2 × 10⁻13 एट 300 केल्विन, द डेल्टा जी डिग्री ऑफ द सेम टेम्परेचर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ये तो फार्मूला पूछ लिया। तो डेल्टा जी डिग्री बराबर क्या होता है, डेल्टा जी डिग्री बराबर माइनस का 2.303 और क्या हो जाता है आर, और क्या हो जाएगा टी log बेस 10 log बेस 10, और यहाँ क्या हो जाएगा के इक्विलिब्रियम। अच्छा ये बताओ, ये log बेस 10 अगर log बेस ई लिखना होता है ln लिखना होता है तो 2.303 आगे से हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का आर टी ln
के इक्विलिब्रियम, ln के इक्विलिब्रियम, बस वैल्यू रख दो। तो यहाँ बताइए, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ये माइनस का आर की वैल्यू कितना हो जाएगा 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन दिया है, 300 केल्विन लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितना दिया है 2 × 10 की पावर माइनस का ये सॉरी 2 × 10 की पावर 13 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं, माइनस है 8.300 केल्विन, यानी कौन सा ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन, क्योंकि ये एलन में है ना, एलन में है तो आगे से 2.303 हट जाएगा। तो यहाँ से बताओ इसमें क्या गलती है। अच्छा ये तो हमें आंसर तो मिल गया, मगर इसमें क्या गलती है, यहाँ गलती इसने ये किया कि माइनस नहीं लगाया, तो माइनस नहीं लगाया तो ये गलत हो गया। अच्छा इसमें क्या गलत है, पहली गलती तो ये है यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, और दूसरी गलती ये है कि 3 × 10 की पावर 13 नहीं है, 2 × 10 की पावर 13 है, तो ये गलत है। और इसमें क्या गलती है, तो यहाँ पे माइनस है, ये आर की वैल्यू 8.314 रखा, सही है, टेम्परेचर 300 केल्विन रखा, सही है, एलन है, सही है, मगर यहाँ 2 होगा कि 4 होगा, 2 होगा, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है। तो सही है, क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, ये ऑप्शन, चारों ऑप्शन चेक करके जाएंगे। तो इसका कौन सा आंसर, ए वाला नीट 2020 का। अगला सिंपल एक एक लाइन के क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ ले रहा है, डायरेक्ट फार्मूला आ जा रहा है। बताइए फार्मूला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसमें से कौन सा फार्मूला सही है, तो देखिए डेल्टा जी डिग्री बराबर माइनस का 2.303 RT log बेस 10 के, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, पहला ही है, डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछ लिया। अच्छा इसमें क्या गड़बड़ है, तो डेल्टा जी डिग्री है, बिल्कुल सही है, मगर यहाँ माइनस होना चाहिए था, इस वजह से ये वाला ऑप्शन गलत है। अच्छा इसमें क्या गलत है, तो डेल्टा जी होगा कि डेल्टा जी डिग्री, डेल्टा जी डिग्री, अगर डेल्टा जी बताना था तो आप क्या लिखते हैं, डेल्टा जी बराबर हो जाएगा आपका ये डेल्टा जी डिग्री प्लस 2.303 और क्या हो जाएगा आर टी log बेस 10 और क्या हो जाएगा रिएक्शन क्योशिएंट। अब क्यू नहीं होगा, के नहीं होगा, क्यू होगा, तो यहाँ से अगर ये रिएक्शन क्योशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रखेंगे तो डेल्टा जी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा जी होना चाहिए कि डेल्टा जी डिग्री होना चाहिए, डेल्टा जी डिग्री होना चाहिए, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। इसमें क्या गलत है, इसमें गलत ये है कि डेल्टा जी, ये यहाँ पे डेल्टा जी डिग्री होना चाहिए और यहाँ पे माइनस होना चाहिए। अगर डेल्टा जी चाहिए तो डेल्टा जी ऐसे लिखा जाएगा, न कि ऐसे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन नीट 2015 का डायरेक्ट फार्मूला। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नीट 2010। तो नीट 2010 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड से मैचिंग कराना है। तो मैचिंग कराना है तो देखो मैचिंग वाला क्वेश्चन, तो देखो क्या होगा, मैचिंग क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और जान लें, तो बाकी सब सीखे हैं, एक चीज और जान लेते हैं। तो देखिए क्या चीज जान लें, तो आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, सर ने पढ़ाया होगा, थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा डेल्टा एच बराबर क्या होता है, डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे भी बात करेंगे तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे भी निकाल लेते हैं। अच्छा ये बताइए, तो यहाँ से बताइए अगर ये निगेटिव आएगा तभी ये रिएक्शन क्या होगा, ये अगर ये निगेटिव होता है, डेल्टा जी निगेटिव होता है, तभी ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। अगर देखो इसमें 4 कंडीशन बनता है, 4 कंडीशन क्या है, कह देंगे कि अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्या है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का मतलब क्या हो जाएगा डेल्टा एच पॉजिटिव, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन है और हाई टेम्परेचर है, क्या है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर का मतलब क्या हो जाएगा, अगर एंडोथर्मिक है हाई टेम्परेचर है, एंडोथर्मिक के साथ हाई टेम्परेचर लगा हो या एंडोथर्मिक के साथ लो टेम्परेचर लगा हो, तो देखिए क्या होगा, हाई टेम्परेचर का मतलब हो जाएगा कि डेल्टा एच से ज्यादा क्या हो जाएगा टी डेल्टा एस। लो टेम्परेचर का मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ज्यादा होगा टी डेल्टा एस कम होगा। ये इस तरीके से अगर ये इसको एक्सोथर्मिक मानते हैं, अगर एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो जाएगा डेल्टा एच निगेटिव हो जाएगा, और डेल्टा एच निगेटिव, तो यहाँ पे 2 कंडीशन, अगर हाई टेम्परेचर पे बात करें, हाई टेम्परेचर पे पूछें और फिर उसके बाद आपसे पूछें लो टेम्परेचर पे बताइए या किसी भी टेम्परेचर पे बताइए, तो देखिए क्या होगा। हाई टेम्परेचर का मतलब क्या हो जाएगा,
हाई टेम्परेचर का मतलब ये हो जाएगा डेल्टा एच कम होगा, टी डेल्टा एस वैल्यू ज़्यादा होगा। लो टेम्परेचर का मतलब कि डेल्टा एच ज़्यादा होगा और टी डेल्टा एस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहला शर्त पढ़ते हैं। अगर ये इसका देखें तो ये क्या है, इसको क्या करेंगे एंडोथर्मिक, इसको क्या रखेंगे एंडोथर्मिक रखेंगे, और इसको क्या करेंगे पॉजिटिव। ये बताओ एंडोथर्मिक है और ये डेल्टा ये स्पॉन्टेनियस है ना, ये क्या है डेल्टा एस क्या रखेंगे पॉजिटिव। तो यहाँ मान लेते हैं पॉजिटिव, वो कंडीशन दिया रहेगा, कंडीशन दिया रहेगा अपने आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा निगेटिव, और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये देखिए ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव निगेटिव ये क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। अगर ये वाला वैल्यू ज़्यादा तो यानी ओवरऑल वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, यानी कैसा हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। तो सिंपल एक ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था। तो देखिए क्या है, देखना। तो पहला ये मैचिंग वाला तो इधर है, कह रहा है कि ये Kp ग्रेटर देन रिएक्शन क्योशिएंट और ये डेल्टा जी डिग्री लेस देन आर टी डेल्टा एल एन क्यू हो जाएगा। और यहाँ से बताइए Kp बराबर क्या हो जाएगा Q, और ये T डेल्टा ऐसे ये ऐसे है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है नॉन स्पॉन्टेनियस इक्विलिब्रियम, स्पॉन्टेनियस ये है। अच्छा ये बताओ, अगर Kp की वैल्यू ज़्यादा है रिएक्शन क्योशिएंट से, इसका मतलब हम कौन से सीढ़ी पे खड़े हैं भाई, रिएक्शन कोएफिशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच रिलेशन हमसे पूछ रहा है, और हमसे कंडीशन दे दिया केपी ज्यादा है केसी से, यानी रिएक्शन कोएफिशिएंट कम है और केपी ज्यादा है। तो ये हम कौन से सीढ़ी पे खड़े हैं, पहले सीढ़ी पे। रिएक्शन कोएफिशिएंट कम है और केपी ज्यादा है, तो कौन सी सीढ़ी पे खड़े हैं पहले सीढ़ी पे। अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता, केपी के बराबर होता, तो हम कौन से सीढ़ी पे खड़े होते हैं दूसरे सीढ़ी पे। अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट ये ज्यादा होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, हम कौन से सीढ़ी पे खड़े होते हैं तीसरे सीढ़ी पे खड़े होते हैं। तो बताइए, अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम है, इसका मतलब हम पहले सीढ़ी पे खड़े हैं, और पहले सीढ़ी पे खड़े हैं तो इसका मतलब हम किस दिशा में जाएंगे फॉरवर्ड दिशा में जाएंगे, और फॉरवर्ड दिशा में जाएंगे इसका मतलब फॉरवर्ड दिशा में जाएंगे, यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे। यानी अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे इसका मतलब ये क्या है स्पॉन्टेनियस, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं तो ये मतलब ये इसका मतलब ये क्या है स्पॉन्टेनियस है। तो बताओ इसके लिए कौन सा ऑप्शन, पहले का चौथा। और पहले का चौथा है तो ये यहाँ पहले का पहला हो गया, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस है, नहीं गलत बात है। पहले का तीसरा हो जाएगा स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक, नहीं। अच्छा पहले का दूसरा हो जाएगा इक्विलिब्रियम, नहीं। और ये क्या हो जाएगा पहले का चौथा। हमें आंसर तो पहले ही मिल गया, मगर हम फिर भी चारों ऑप्शन चेक करेंगे। तो पहले ही देखो, पहला इससे देखें रिएक्शन कोएफिशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच रिलेशन, यहाँ पे रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू कम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है, तो हम कौन से सीढ़ी पे खड़े हैं पहले सीढ़ी पे खड़े हैं। हम हमेशा कहाँ जाना चाहते हैं दूसरे सीढ़ी पे जाना चाहते हैं, यानी किस दिशा में जाएंगे फॉरवर्ड दिशा में जाएंगे, यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यानी ये रिएक्शन कैसा होगा स्पॉन्टेनियस। अच्छा चलो ये मैच करा लिया, तो ये भी मैच करा लो। अच्छा अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाए, तो ये बताओ ये किसका, ये रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसका यानी हम कौन से कंडीशन खड़े हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, ना हम फॉरवर्ड जाना चाहते हैं ना बैकवर्ड, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो यानी सी का क्या हो जाएगा दूसरा, तो सी का दूसरा ये इसी में है। अच्छा ये बताइए, अगर मैं इसकी बात करूं डेल्टा जी डिग्री लेस देन ये क्या हो जाएगा आर टी ये एल एन क्यू, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू कम हो गई तो ये निगेटिव, ये क्या हो जाएगा निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये कभी पॉसिबल ही नहीं है डेल्टा जी डिग्री हो, यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ निगेटिव लेस देन जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव निगेटिव, ये एक्चुअल में पॉजिटिव हो जाएगा। और डेल्टा जी डिग्री अगर पॉजिटिव हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी बी का क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा। अच्छा ये चौथा वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, कह रहा है कि टी डेल्टा एस, तो ये बताओ अगर हम इसको इधर ले जाएं तो इसका मतलब ये लिखा है क्या टी और क्या हो जाएगा डेल्टा एस, और ये ज्यादा है किससे ज्यादा है डेल्टा एच से। और ये बताइए इसका मतलब ये हो जाएगा ये इस एंडोथर्मिक है तो डेल्टा जी बराबर क्या होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर एंडोथर्मिक है तो ये कैसा होगा पॉजिटिव, ये क्या होगा पॉजिटिव, और एंडोथर्मिक है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। और ये वाला वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पे डेल्टा जी क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा, और एंडोथर्मिक। तो ये डी वाले का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, यानी कौन सा ऑप्शन सही है सी ऑप्शन सही है नीट 2010 में। यानी आपको रिएक्शन कोएफिशिएंट और गैस फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का रिलेशन का क्वेश्चन, क्लियर है। नीट का अगला पैटर्न ये।
अब आपका लास्ट पैटर्न बचता है केमिकल इक्विलिब्रियम पे ली चैटलियर प्रिंसिपल, यानी फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया, यानी ली चैटलियर प्रिंसिपल, यानी अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पे है तो उसमें क्या होगा। क्लियर है?